हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद आज वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में। मैंने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, पूरा सिलेबस पढ़ा चुका हूं। एक डिसोल्यूशन का चैप्टर बाकी है मेरी तरफ से पढ़ाने का, एक कैश फ्लो का चैप्टर जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं और एक रेशियो एनालिसिस। इसके अलावा मैंने सारे के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा रखे हैं यूट्यूब के ऊपर। इकोनॉमिक्स का पूरे वीडियोस डाल रखे हैं, आप चाहो तो आपके ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। कॉमर्स का पूरा पूरा सिलेबस मैंने पोस्ट कर रखा है ऑन यूट्यूब चैनल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी तरफ से बाकी है। हाँ, आपकी डेट शीट भी आ गई है आईएससी वाले बच्चों। आपके पेपर 5 मई से शुरू हो रहे हैं, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है और उस कम टाइम में कैसे कैसे रिवीजन करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे रिवीजन करें, कौन से क्वेश्चंस करें। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको 10 क्वेश्चन की वर्कशीट देता जाऊंगा, इस वीडियो के अंदर आपको शेयर्स की वर्कशीट मिल जाएगी, जिसमें आपको थ्योरी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और जिसमें आपको वो 10 क्वेश्चन कौन से हैं जो कर रहे हैं, जिससे आपको पूरा पूरा शेयर्स क्लियर हो जाए, वो भी मिलेगा। इससे परेशान नहीं हो, जो प्रॉमिस किया है वो करके देंगे हम आपको। ऑलराइट, तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का चैप्टर है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये चैप्टर बहुत बच्चों को टफ लगता है भाई, और बहुत से बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के भी जाते हैं एग्जामिनेशन में। आई डोंट नो व्हाई उनको इतना टफ क्यों लगता है, क्योंकि ये शायद चैप्टर एकदम लास्ट में है, बच्चों ने उतने मन से पढ़ाई नहीं की है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तभी उनको ये मुश्किल लगता है। क्या क्या है इस कैश फ्लो के चैप्टर में, आइए समझते हैं। कैश का फ्लो केवल दो ही तरह से होता है, या तो होगा इनफ्लो और या तो होगा आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब होता है पैसे का आना, इसलिए उसे ऐड करेंगे सोर्स बिना जाने। अगर पैसा आ रहा है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको आपको ऐड करना पड़ेगा कम व्हाट में, और अगर आउटफ्लो हो रहा है इसका मतलब आपके पास से पैसा जा रहा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब समझ में आया। अब कुछ सारी एक्टिविटीज होती हैं जो ऑपरेटिंग में हमें क्लब करके, जो कैश फ्लो में हमें क्लब करके लिखनी होती हैं। 3 तरह की एक्टिविटीज है। पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड तीसरी है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब भाई देखो, फाइनेंसिंग में क्या आता है? फाइनेंसिंग में वो सारे सोर्सेज आते हैं जिनसे पैसा आप रेज करते हो। जैसे अगर आपने शेयर्स इशू किया तो इशू ऑफ शेयर्स यहां आ जाएगा, आपने डिवेंचर्स इशू किया तो यहां आ जाएगा, आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, लोन्स वगैरह लिए, सब यहां पर आ जाएगा, उनसे रिलेटेड चीजें भी यहां पर आएंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? कोई भी सोर्स जिससे पैसा आप रेज कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, वहां पर आपको वो सारी एक्टिविटीज को फाइनेंसिंग में डालना पड़ेगा। अभी इन्वेस्टिंग में क्या आती है? इन्वेस्टिंग में आती है अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है, परचेज ऑफ एसेट, या आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। अगर देखो मैंने यहां पे शेयर्स इशू किया तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने गुडविल खरीद ली तो उसे भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेंगे। मतलब अगर कोई भी एसेट खरीद रहे होंगे तो उससे रिलेटेड चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं एसेट खरीदूंगा तो ये इनफ्लो है या आउटफ्लो? खरीदूंगा तो ये आउटफ्लो है, इसलिए उसे माइनस किया जाएगा। लाइकवाइज अगर हमने कोई भी एसेट सेल किया है, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, दोनों यहां पर जाएंगे। सेल किया है एसेट, पैसे आएंगे, आप उसको ऐड कर देने वाले हो। तो आपको ये क्लियर होगा कि फाइनेंसिंग में क्या जाएगा, और आपको ये क्लियर हो गया बेटा इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा। अब ऑपरेटिंग की चिंता नहीं, ऑपरेटिंग में आएगा रेस्ट ऑल, बाकी सब कुछ बचा हुआ आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। तो परेशान नहीं होना, कोई भी एक्टिविटी है तो उसे आप पहले चेक करोगे क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फिर चेक करोगे क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और उसके बाद ही समझ में नहीं आएगा तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ये शॉर्टकट तरीका है जिससे आपको समझ में आ जाएंगी कि ऑपरेटिंग कौन सी, इन्वेस्टिंग कौन सी, फाइनेंसिंग कौन सी। ये नोट करो, फिर बढ़ते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट क्या होता है और कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। जल्दी से नोट करिए। और क्लास तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही बेटा एक सेट पैटर्न है, सेट फॉर्मेट है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कोई भी फॉर्मेट नहीं है। तो क्या फॉर्मेट है जल्दी से देखते हैं बेटा। पहला आइटम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालते हैं अभी यहां पर सॉल्व करके बताऊंगा। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। किस चीज का एडजस्टमेंट करना पड़ता है? अगर कोई एक्सपेंस है तो आप उसे ऐड करोगे, और कोई इनकम है तो उसे आप माइनस करोगे। ये एक्सपेंस और ये इनकम आपकी नॉन ऑपरेटिंग होनी चाहिए, मतलब बिजनेस की इनकम या बिजनेस के एक्सपेंस नहीं होने चाहिए। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
WC चेंजेस, WC इज वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट, ठीक है ना बेटा। अब जरा देखो इसके नीचे क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ऑलराइट, अगर कभी भी करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो माइनस करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा। सिमिलरली अगर करंट एसेट्स कभी कम होंगे तो उसे आप ऐड करोगे, करंट लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो आप उसे ऐड करेंगे, करंट लाइबिलिटीज कम होंगी तो उसे आप माइनस करेंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी लिख के बताने वाला हूं आपको, बिल्कुल परेशान मत हो। इसके बाद आता है बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें से आप लेस करते हो टैक्स पेड, तब जाके आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आता है। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो आएगा कैश फ्लो, कैश फ्लो, और नेगेटिव आएगा तो आएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का? जल्दी से देखते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, और इसको याद करना बहुत ही जरूरी है बेटा। ये होता है पहला आपका P&L डिफरेंस या P&L बैलेंस प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में जितना भी ट्रांसफर करेंगे उसको आप ऐड करेंगे, प्लस प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? वो डिविडेंड जो आपने बोला कि मैं इस साल दूंगा, इस साल प्रपोज करता हूं कि दूंगा, तो वो आप नेक्स्ट ईयर पे करते हो। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर जो आपने प्रपोज किया था वो इस साल पे करोगे, इसलिए अमाउंट प्रीवियस ईयर का लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का लिया जाता है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो साल के बीच में कंपनी अनाउंस करती है कि भैया इतना डिविडेंड हमें देना है, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, और इसमें से माइनस करेंगे आप रिफंड ऑफ टैक्स अगर कुछ दे रखा होगा तो। इतना करने के बाद आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो भी वैल्यू आएगी उसको यहां पुट करके आप क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करोगे। तो भाई ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी होपफुली। अब ये नहीं समझ में आया होगा कि करंट एसेट बढ़ेंगे तो आप उसको ऐड क्यों कर रहे हैं। जरा एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, एग्जांपल लेते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा, बताइएगा। कोई डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना भाई। अगर मेरे पास स्टॉक है, मान लेते हैं 2018-2019 का ईयर ले रहा हूं। 18 में मेरे पास स्टॉक 1 लाख का था, अभी 2 लाख का हो गया। तो क्या हुआ होगा जिससे मेरा स्टॉक बढ़ गया होगा? स्टॉक मैंने खरीदा होगा, और जब खरीदा होगा तो आउटफ्लो हुआ होगा। आउटफ्लो हुआ होगा तो आपको माइनस करना चाहिए। तो करंट एसेट जब बढ़ता है तो माइनस करते हैं। सिमिलरली अगर 2 लाख की जगह यहां पर लिखा होता 50,000, तो स्टॉक कम हो रहा है। स्टॉक कम क्यों हो रहा होगा? क्योंकि मैंने स्टॉक बेचा होगा। स्टॉक बेचा होगा तो पैसे आएंगे, इसलिए जब भी करंट एसेट कम होता है तो प्लस करते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया। सिमिलरली लायबिलिटी का भी देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर है आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर है। अभी क्रेडिटर को पहले 1 लाख देने थे, अभी 50,000 देने हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? आपने 50,000 पे कर दिए होंगे। तो इसलिए अगर कभी भी करंट लायबिलिटी कम होती है तो उसको माइनस करते हैं। सिमिलरली मान लेते हैं करंट लायबिलिटी पहले थी 10,000 और अभी होगी 50,000, बढ़ गई। इसका मतलब आपको पे करना बाकी, आपने पे नहीं किया है। पे नहीं किया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, आपने पैसे दिया नहीं है, आपका कोई आउटफ्लो है नहीं, इसलिए उसे ऐड करेंगे। करंट लायबिलिटी प्लस होती है तो उसे ऐड करते हैं। तो ये फॉर्मूला है और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। जल्दी से ये नोट करो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। और क्लास तो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कैसे निकालेंगे और क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में। तो भाई मैं ये डीके गोयल की किताब से, ये डीके गोयल का एडिशन है, कौन सा आई डोंट नो, इसका चलिए मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो। इसका इलस्ट्रेशन नंबर 9 है जो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। अगर आपके पास डीके गोयल की किताब है तो साथ में आप फॉलो भी कर सकते हो। बिना क्वेश्चन देखे आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले कोशिश ये करिएगा बेटा कि ये जो मैंने फोटो डाली है, जो पीडीएफ डाला हुआ है, उसको डाउनलोड कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन देखना तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो चलो भाई साइड बाय साइड शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The profit of Philips Limited after appropriations was 2,50,000 profit दे रखा है। This profit was arrived at after taking into consideration of the following items। बहुत सारे आइटम्स दे रखे हैं और बोला है आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भाई बना लो फॉर्मेट, जो अभी आपने सीखा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बना लो बेटा पहले फॉर्मेट। कैसे लिखेंगे सब कुछ बता रहा हूं, एक A to Z ऐसे लिखेगा। यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
और ईयर भी दे रखा होगा यहां पर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है ना, ये लिखने के आपको 1 नंबर मिलते हैं, प्लस प्लस मतलब 1 मार्क्स मिलता है आपको। ठीक है, तो ये जरूर लिखिएगा बेटा। उसके बाद क्या है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। अमाउंट में 2 कॉलम बनाए हैं मैंने, आप चाहो तो 1 भी बना सकते हो। तो भाई पहला आइटम इसमें होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, फिर हम लोग को एडजस्टमेंट करने होते हैं थोड़ी जगह छोड़ने के बाद, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, WC मैं लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, पर आप पूरा वर्किंग कैपिटल लिखेंगे बेटा, ठीक है ना, नहीं नंबर कटेगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, थर्ड हेडिंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें से लेस करेंगे टैक्स पेड। इतना पहले फॉर्मेट बना लिया आपने, और उसके बाद यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी फॉर्मेट लिख लो। फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये क्या होता था भाई, P&L बैलेंस प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व। शॉर्ट में लिख लो, इसको आप वर्किंग नोट्स में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, प्लस इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर, प्लस प्रोविजन करंट ईयर माइनस रिफंड। शॉर्ट में लिख लिया फटाफट। तो चलो भाई अब क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं जो जो इंफॉर्मेशन जहां हम पुट कर सकते हैं उसको पुट करना शुरू करेंगे। पहला आइटम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले दे रखा है आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है 2,50,000, 2,50,000। तो यहां लिख दिया हम लोगों ने 2,50,000। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, उसके बाद पढ़ा है डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स अमाउंटिंग टू 20,000। अब देखो डेप्रीसिएशन है क्या, आपका एक्सपेंस, और मैंने क्या बताया था, एक्सपेंस होगा तो यहां पर आप उसको ऐड करेंगे। तो लिखा डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन कितना है, डेप्रीसिएशन दे रखा है 20,000 रुपए का, ऐड कर लिया भाई फटाफट। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, एक अच्छा क्वेश्चन है ये ऑपरेटिंग का बेटा। उसके बाद दे रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस, अभी मैंने बताया था अगर कोई एक्सपेंस होगा तो आप उसको ऐड करने वाले हो, और कोई लॉस होगा तो उसको आप उसको भी ऐड करोगे। अगर एक्सपेंसेस को भी ऐड करते हैं और लॉसेस को भी ऐड करते हैं, इनकम्स और गेन्स को माइनस करेंगे, याद रखिएगा भाई। तो यहां पर लॉस है, लॉस ऑन सेल, इसे भी आप ऐड करेंगे। और अमाउंट कितना दे रखा है भाई, 2,000 रुपीज। कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दे रखा है, गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल कम हो रही है तो इसे भी आप ऐड करोगे, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल कम हो रही है तो कितना अमाउंट है भाई, 9,000 रुपीज। और अगर ये लिखा होता गुडविल बढ़ रही है तो क्या करते, कहां पड़ जाता, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाता, परचेज ऑफ गुडविल के अंडर। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है 35,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहां चला जाता है, हमें पता है, हमने फॉर्मेट लिख रखा है इसका। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी दे रखा है 17,500, 17,500, ये भी यहां चला जाएगा बेटा। फिर क्या दे रखा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी हो गया। फिर दे रखा है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अभी गेन हो गया, मैंने बताया था लॉस एक्सपेंस ऐड, गेन होगा तो माइनस, तो यहां से माइनस कर देंगे, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और गेन कितने का हो रहा है बेटा, 8,000 रुपीज का, तो 8,000 माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है बेटा। लास्ट ईयर था 50,000 का, अभी है 62,000 रुपीज का। करंट एसेट बढ़ते हैं तो माइनस करते हैं, अभी मैंने सिखाया था आपको। तो यहां लिखोगे आप ट्रेड रिसीवेबल, और कितने बढ़ रहे हैं भाई, 50 से 62, 12,000 रुपीज माइनस करने वाले हैं, तो यहां पे माइनस कर देंगे। फिर ट्रेड पेएबल्स, पेएबल्स मतलब लाइबिलिटी है बेटा, 45 थी 55 हो गई, तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो ऐड करते हैं, तो ट्रेड पेएबल्स 10,000 से बढ़ रहे हैं तो ऐड कर लेंगे। फिर क्या दे रखा है, इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट, पहले 12,000 का था, अभी 8,000 का, करंट एसेट कम हो रहा है तो ऐड करेंगे, तो यहां लिखेंगे प्लस इन्वेंट्री, कितने से कम हो रही है, 4,000 से, तो आप ऐड कर लोगे। ऑल राइट। फिर क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस की इनकम आपकी लाइबिलिटी होती है, पहले 8,000 की थी, अभी 0 हो गई। पहले 8,000 रुपीज की थी, अभी 0 हो गई। बताओ भैया क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, कम होती है तो उसे करते हैं माइनस। तो मैं कहां लिखूं, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, फिर लिखता हूं भाई, इसको कर दिया रब। तो
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 8,000 रुपए माइनस कर देंगे बिकॉज करंट लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है। आगे बढ़ते हैं भैया, फिर क्या हो रहा है, फिर देखते हैं क्वेश्चन में लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी अगेन। वो क्या हो रहा है, पहले था 6,000 का, अभी है 3,000 रुपए का, ये भी कम हो रहा है तो 3,000 आपको फिर माइनस करना पड़ेगा, माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 माइनस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं करंट एसेट, पहले 0 था अभी 5,000 हो गया, करंट एसेट बढ़ते हैं तो उसको भी माइनस करते हैं, ये मैं बता चुका हूं प्रीपेड एक्सपेंस, और ये था 5,000 रुपीस, ये भी माइनस करेंगे। क्लियर। अभी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ सारा का सारा चीज हम लोगों ने कर लिया, अब निकालेंगे आंसर। तो ये निकालो भाई, टोटल कितना आ रहा है, 2,50,000 प्लस 17,500 प्लस 35,000, ये आएगा 3,02,500, 3,02,500, 3,02,500 चला गया यहां पर। अब इसको सॉल्व करके पहला तो आंसर आप ये निकालेंगे, इसमें आप ऐड करने वाले हो 20,000, उसमें ऐड करने वाले हो 2,000, फिर ऐड करने वाले हो 9,000 और फिर माइनस करने वाले हो 8,000, तो इससे जो आएगा वो है 3,25,500, 3,25,500, और उसमें से फिर आप ये ट्रीटमेंट करेंगे, 12,000 आप माइनस करेंगे, 5 फिर 10,000 आप ऐड करने वाले हैं, फिर उसके बाद आप 4,000 ऐड करेंगे, फिर 8,000 माइनस, फिर 3,000 माइनस, फिर 5,000 माइनस, और इससे जो आंसर आ रहा है उसे बोलेंगे हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इतना सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है भाई, इतना सॉल्व करने के बाद आ रहा है हमारा 3,11,500, 3,11,500। इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं, टैक्स पेड। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पे बच्चे ब्लंडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ और भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो जो प्रोविजन बनाया है उतना ही आपने टैक्स पे करना है, जितने का प्रोविजन बनाया उतना ही टैक्स पे कर दिया। तो यहां पर टैक्स पेड कितना आएगा, 35,000, और जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम यहां पर लिखेंगे, और वो आ रहा है बेटा 2,76,500, 2,76,500। आई होप आपको दिख रहा होगा, 2,76,500, यस बिल्कुल दिख रहा है बच्चों को। तो ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे ही क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना कुछ भी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आज की क्लास में मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है ये बताया, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक क्वेश्चन करके दिखाया जिसका पीडीएफ ग्रुप इसके वीडियो के अंदर होगा। तो आपको क्या करना है, आज आपको ऑपरेटिंग के सारे क्वेश्चन कर डालने, जितने क्वेश्चन आप ऑपरेटिंग के कर सकते हो। आपकी बुक में शायद ये दे रखे हैं, आई टेल यू टिल वेयर, ये दे रखे हैं बच्चा लोग, ये दे रखा है आपका 19 तक, सॉरी 20 तक दे रखा है क्वेश्चन, 1 से लेकर 20 तक सारे के सारे क्वेश्चन कर डालो ऑपरेटिंग का। इसका अगला वीडियो होगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, फिर अगला होगा फाइनेंसिंग का, फिर एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग पूरा कॉम्बिनेशन करके दिखाएंगे, पूरा कैश फ्लो करके दिखाएंगे। तो 4 वीडियोस आने हैं कैश फ्लो के, आज पहला वीडियो है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई जल्दी से ये नोट कर लो, जल्दी से ये पूरा पोर्शन कर डालो, और मुझे बताओ 20 तक क्वेश्चन करने के बाद कमेंट सेक्शन में कि आपको कोई डाउट आ रहा है क्या। धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं कैश फ्लो, और 100% मार्क्स आएंगे कैश फ्लो में। कैश फ्लो इस साल 10 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा बेटा, और उम्मीद है 4 नंबर और मिलेंगे कैश फ्लो से, तो 14 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हो। तो ये चैप्टर ऐसा है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर का वेटेज रखने वाला पूरी अकाउंटेंसी में कोई भी चैप्टर नहीं है। तो जल्दी से नोट करो और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग।